स्टूडेंट्स, वेलकम इन पोरवाल मैम क्लास। और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और आज का हमारा चैप्टर है क्षितिज पार्ट 1 चैप्टर 5 नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया। ये चैप्टर जो है ये जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, अंग्रेजों का राजपाट था, उस टाइम का ये चैप्टर है। इसकी राइटर जो है वो है लेखिका चपला देवी। चपला देवी की हाँ यहाँ तक कि ज्यादा रचनाएं नहीं है, ये एक रिपोर्टाज है। जैसे कि हम अपने हर चैप्टर में बताते हैं कि ये कौन सी विधा है, ठीक है ना, उपन्यास है, साहित्य है, क्या है, तो ये क्या है, रिपोर्टाज। रिपोर्टाज का मीन होता है मतलब एक तरीके से बोला जाए रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट कि जब मतलब कोई सी भी घटना होती, कोई भी काम होता, तो वह काम कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, किसने किया, कब किया, कौन किसने किया, तो एक रिपोर्ट तैयार की गई उसको क्रम अनुसार करने के लिए। तो ये जो चैप्टर है आपका चपला देवी द्वारा राइट किया हुआ है, ये एक रिपोर्टाज है। अच्छा, अब ये जो चैप्टर है जो नाना साहब थे, ठीक है ना, तो ये कहाँ के राजा थे? ये कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, बिठूर में उनका राज्य था। ये बोला जाए बिठूर के ये राजा थे। कौन थे? नाना साहब। अच्छा, जो नाना साहब थे वो एक देश को आजाद कराने के लिए बोला जाए तो एक क्रांतिकारी थे, मतलब वो अंग्रेजों के हमेशा विरुद्ध रहते थे। तो इसी चीज को लेकर वो अंग्रेजों के हर चीज में खिलाफ रहते थे, विरुद्ध रहते थे। तो इसी क्रम को चलते हुए जो अंग्रेज उन्हें अपना शत्रु मानते थे, तो वो उनको पकड़ना चाहते। तो थोड़ा शॉर्ट में हम यहाँ पहले चैप्टर को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर ये हमारा जो जितने भी ये पॉइंट्स थे उस चैप्टर को हमने पॉइंट्स वाइज यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, फिर बाद में हेडिंग से हम आपको बताएंगे। पहले हम शॉर्ट में ये चैप्टर समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो नाना साहब थे धूधू पंत, दूधू पंत नाम के जो राजा साहब थे, नाना साहब थे, ये कानपुर के पास बिठूर के राजा थे। इनका वहां पर एक महल था। तो जैसे कि उनको ये पता चलता है नाना साहब को कि अंग्रेजी सरकार उन्हें पकड़ने आ रही है, तो वह अपने महल से भाग जाते हैं। जब अपने मतलब दल के साथ वहां से पूरा महल खाली करके वहां से भागते हैं। पर इत्तेफाक से क्या होता है, भागते समय उनकी जो एक बेटी होती है, उनकी पुत्री मैना जिसका नाम है, वो वहीं रह जाती है महल में। वह उनके साथ उसी महल में रह रही होती है, पर भागते समय वो अपनी बेटी को ले जाना भूल जाते हैं। जिससे क्या होता है कि वो तो भाग जाते हैं, मैना देवी कहाँ रह जाती है? महल में रह जाती है। फिर वहां पर आती है अंग्रेजी सरकार आते, मतलब अंग्रेजी सरकार का एक दल आता है उस महल पर कब्जा करने के लिए, या बोला जाए उस महल को नष्ट करने के लिए। तो जब उसमें एक सैनिक दल आता है तो उसका एक सेनापति होता है हे नाम का, तो वो आदेश देता है कि महल मतलब उस महल को लूटता है पहले तो, जो उसमें जितनी भी, जब जाहिर सी बात है कोई राजमहल होगा तो उसमें धन संपदा आपको जाहिर सी बात है प्राप्त होगी। तो पहले तो वो लोग महल को नष्ट करने से पहले वहां लूटपाट कर लेते, जितनी भी धन संपदा मिलती है उसको वह अपने अंडर में कर लेते हैं। वो देखते हैं कि कुछ समय बाद वहां पर एक छोटी सी बच्ची आती है, छोटी सी बच्ची 10, 12, 13 साल की समथिंग वहां पर आती है। और सेनापति, और मतलब जब सेनापति वहां अपने मंत्रियों को आदेश दे रहे, अपने फौज को आदेश दे रहे होते हैं कि पूरे महल को गिरा दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तब क्या होता है, तो वहां खड़ी एक साइड से वो बेटी, एक लड़की खड़ी होती है छोटी सी, तो वो वहां सामने आती है उनके और उनसे प्रार्थना करती है कि कृपया करके इस महल को आप नष्ट ना करें। तो वो पूछता है कि आप कौन? तो वो लड़की वो जो मंत्र सेनापति है था वो पूछता है आप कौन? तो वो लड़की क्या बोलती है कि मैं नाना साहब की पुत्री मैना हूँ, अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो वो कहता है तो इसको पकड़ लिया जाए। तो वो बेटी कहती है कि आपको जो करना, मतलब आपकी शत्रुता किससे है? मेरे पिता से है, नाना साहब से, ठीक है, पर आप इस महल को नष्ट ना करें, क्योंकि आपकी शत्रुता किससे? अपने विरोधी से। विरोधी कौन है? नाना साहब। पर इस महल ने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, महल तो एक पदार्थ है, जड़ जमीन है, तो उसने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो इस महल को नष्ट करने से आपको क्या मिलेगा? कुछ हासिल होगा? नहीं होगा। तो
कृपया आप इस महल को रहने दें। उसने अपनी इच्छा जाहिर की। तो वो कहते हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या दिया गया है, इसको नष्ट करने के आदेश दिए गए। तब वो उसे बताती है कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी पुत्री के साथ, आपकी पुत्री मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, हम बहुत यहाँ खेला करते थे और आप भी मुझे अपनी बेटी की तरह बहुत प्यार करते थे। जब वो मैना देवी इतना बोलती है तो जो सेनापति है तो उसे याद आ जाता है और वह उसे पहचान लेता है। तो उसमें एक दया का भाव आ जाता है। तो वो कोई कहता है कि मैं प्रयत्न करूंगा, शायद इस महल को मैं बचा सकूं। इतना ही बोल पाता है कि उसका जो सेनापति है तो उसका भी हेड आ जाता है, सीनियर आ जाते हैं, जो प्रधान सेनापति होते हैं वो आते हैं। वो कहते हैं कि हमें आदेश मिले हैं कि इस पूरे महल को गिरा दिया जाए। तो जब वो महल को गिराए तो वो कहते हैं क्या हम इसे बचा नहीं सकते इस महल को। तो वो कहता है यहाँ ये तो हम, जो हमारी सरकार द्वारा अगर आदेश आ जाएगा तो ही उसी कंडीशन में ये बच सकता है, अन्यथा इस महल को हमें नष्ट करना पड़ेगा। तो जो प्रधान सेनापति होता है वो अपना एक तार लिखता है, एक पत्र लिखकर अपने जो मेन हेडक्वार्टर होता है वहां उसको वो भेजता है और उसे हे लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद वहां से संदेश आ जाता है, उसमें लिखा हुआ आता है कि राजा नाना साहब की एक भी स्मृति चिन्ह को हमें छोड़ना नहीं है। उन सब चीजों जो भी नाना साहब से संबंधित एक भी अगर आपको स्मृति चिन्ह मिल रहे हैं तो उनको क्या कर दें, आप नष्ट कर दें। तो जो प्रधान सेना मंत्री बोला जाए जो प्रधान सेनापति था वो तो पहले से ही उस महल को गिराने की फिराक में था। तो अब तो आदेश मिल गए तो उसे जरा सी भी देर नहीं लगती और फटाफट महल को गिराने के लिए वो तैयार हो जाता है। जैसे ही कुछ घंटों में पूरा महल गिर जाता है, पर महल में गिरने पर वो लड़की नहीं मिलती। जो मंत्री वगैरह, जो सेनापति और होते हैं और छोटे छोटे सैनिक होते हैं, सब उस लड़की को ढूंढने का खूब प्रयास करते पर उन्हें वो लड़की नहीं मिलती और वो जो महल होता है पूरा खंडर कर दिया जाता है, गिरा के बिल्कुल मिट्टी का ढेर में तब्दील कर दिया जाता है। पर अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ समय बाद जब रात का समय होता है तो वो एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। अच्छा, जब वो नाना साहब का महल जो ढेर कर दिया है तो वहीं उनकी थोड़ी सी बोला जाए टेंट लगा के, तंबू लगाकर वो अंग्रेजी सरकार के सैनिक रुके हुए थे। जब उन्हें रात में आवाज सुनाई देती है, किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो जब बच्चे की रोने की आवाज आती है तो वहां जाकर वो देखते तो वहां पर कौन रो रहा होता है, मैना देवी, यानी एक छोटी सी बच्ची उसे क्या रोती हुई दिखाई देती है। जब वो छोटी बच्ची रोती हुई दिखाई देती है तो वह पूछता है कि क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या है। तो वो बताती है कि मतलब अपना पूरा बताती कि ये मैं नाना साहब की पुत्री हूँ और ये मेरा महल है। तो उसे गिरफ्तार करने के आदेश दे दिया था, पर वो कहती है कि मेरी एक इच्छा है कि मुझे जी भरकर पहले रो लेने दिया जाए। पर अंग्रेजी सरकार का जो सबसे बड़ा सेनापति था वो उसकी बात को नहीं सुनता है और उसे पकड़कर जेल में डाल देता है, वहीं के एक जेल में बंद कर देता है और जलती हुई आग में उसको फेंक दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, वह जो मैना देवी होती है वो भस्म जलती आग में फेंक दी जाती है, तो जाहिर सी बात है वह भस्म हो जाती है। तो इस चैप्टर में अंग्रेजों की क्रूरता के बारे में बताया। तो यहाँ तो हमने आपको शॉर्ट में ये स्टोरी समझा दी है। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के, क्या पढ़ेंगे, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। जो मैंने डिटेल मतलब शॉर्ट में बोला जाए तो चैप्टर समझा दिया, अब ये पॉइंट्स में है, ठीक है। अब जैसे दिया गया है कि बिठूर में राजमहल की लूट, बिठूर में राजमहल की लूट। तो जैसे कि बताया कि सन 1857 में, पहले यहाँ देखते नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया सन 1857 यानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित बलिदान कथा है। इसमें नाना साहब की किशोरी बेटी के साथ क्रूर अत्याचार हुआ है, ठीक। बिठूर में राजमहल की लूट सन 1857 यानी 1857 के संग्राम की विद्रोह नेता धुंधुपंत नाना साहब जब असफल होने पर भागे, मतलब जब नाना साहब थे उन्हें लगा कि अब वह नहीं बच सकते, उन्हें अपनी हार दिखाई देने लगी अंग्रेजों के सामने, तो वह अपना राज्य छोड़कर भागे। अपनी बेटी मैना को ना ले जा सके, भागते समय जल्दबाजी में उनकी बेटी जो थी वो वहीं रह जाती है।
मैना बिठूर में स्थित उनके महल में ही रहती थी। जो बेटी कहाँ रहती थी? उनके साथ उनके महल में रहती थी। इधर संग्राम की समाप्ति पर अंग्रेजों ने कानपुर में भीषण हत्याकांड किया, यानी राजमहल में जितने भी लोग बचे थे उन सबको क्या कर दिया था? अंग्रेज बड़ी क्रूरता के साथ मार देते, हत्याकांड करते। उसके बाद वे बिठूर पहुंचे, उन्होंने नाना साहब का राजमहल लूटा। लूटने के बाद उन्होंने महल को भस्म कर दिया। पहले तो राजमहल पहुंचकर उस पर आक्रमण करते हैं, वहां जितने लोग होते हैं उन्हें मार देते हैं, फिर उसके बाद पूरे महल में लूटपाट करते हैं, बाद में से भस्म कर देते हैं, गिरा देते हैं। सेकंड हेडिंग है हमारी, मैना की अंग्रेज सेनापति से प्रार्थना। जैसे कि मैंने बताया था, हे से उनकी प्रार्थना होती है मैना। तो यहाँ पर क्या है? मैना की अंग्रेज सेनापति से प्रार्थना। तोप दागने से पहले उस महल में एक सुंदरी बालिका बाहर निकल कर आती है। जैसे तोप दागने का फरमान निकालता है, हे बोलता है कि पूरे महल को तोप के गोलों से उड़ा दिया जाए, तभी वहां एक सुंदर बालिका बाहर आती है। उसने अंग्रेज सेनापति से प्रार्थना की कि वह महल ना तोड़े। सेनापति को उस पर दया आ गई। उसने बालिका से उसका कारण पूछा। जब वो प्रार्थना करती है तो जो सेनापति था उसे क्या आ जाती है? उस बालिका पर दया। अब जो सेनापति तो वो उससे रीजन पूछता है कि ऐसा क्या कारण है कि वो उससे उस महल को तोड़ने के लिए मना कर रहा है। तो उसने मतलब बालिका ने बताया कि यह मकान उसे बहुत प्रिय है और इस मकान ने अंग्रेजों का मतलब इस मकान ने अंग्रेजों का तो कुछ बिगाड़ा नहीं, तो इस मकान का क्या कसूर? ठीक है ना। परंतु अंग्रेज सेनापति ने कहा कि वह मजबूर है। किसके लिए मजबूर है? उसे तोड़ने के लिए। तब मैनापति सेना को अपना पूरा परिचय देती है। परिचय बताया था ना उसकी बेटी का, ठीक है। उसने यह बताया कि सेनापति की कन्या मेरी कौन थी? एक अच्छी सखी थी, या बोला जाए एक अच्छी मित्र थी। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से प्यार करती थी। मैना ने यह भी बताया कि वे बचपन में सेनापति अपनी पुत्री की तरह ही उसे प्यार करते थे। जो सेनापति थे बचपन जब वो छोटी थी, तो जो सेनापति जो है था, जो बचपन में उसे अपनी पुत्री के समान प्यार करते थे और उसे खिलाते भी थे। जो उसमें मतलब कुछ समय पश्चात सेनापति की एक पुत्री थी जो मैना देवी की सखी थी, उसका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है, मतलब किसी भी तरीके से उसकी जो मृत्यु हो जाती है। तो जब ये चीज उसे सेनापति को पता चलती है तो उसे मैना के प्रति क्या होता है? दया का भाव आ जाता है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, सेना है की दया। सेनापति है की दया। मैना की बातें सुनकर उसे अब सब पर दया आ गई। उसने कहा कि मैं सरकार की आज्ञा नहीं टाल सकता, क्योंकि ये सरकारी आदेश था, तो उसे वह अपनी इच्छा अनुसार नहीं डाल सकता था। तुम्हारी रक्षा अवश्य करने का प्रयास करूंगा। मतलब ये फरमान जो उसे महल को नष्ट करने का मिला था, वह उसे नहीं टाल सकता, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि वह उसकी जान बचा सके। तभी जनरल आउटरम वहां आप पहुंचे। जनरल आउटरम यानी जो हे से थोड़े ये सीनियर थे। उन्होंने बिगड़ के पूछा कि नाना साहब का महल तोड़ा क्यों नहीं? वो उससे बात ही कर रहा होता, दोनों में मतलब उस लड़की में और हे में बात चल रही होती, तभी जो सेनापति आउटम था जनरल वहां आता हो, गुस्से में देखता है कि अभी तक ये महल तोड़ा क्यों नहीं। सेनापति हे ने उनसे निवेदन किया कि उस महल को बचा लिया जाए। आउटरम ने कहा असंभव। सेनापति हे से मतलब कहता है कि मतलब कोशिश की जा सकती है कैसे बचाने की। जो आउटरम था वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। वो उसे बिल्कुल मना कर देता, असंभव। अंग्रेज नाना साहब पर बहुत क्रुद्ध है। अंग्रेज जो है, अंग्रेजी जो सरकार थी वो नाना साहब से बहुत क्रोधित थी, उस समय बहुत गुस्से में थी। इसके लिए गवर्नर जनरल की आज्ञा लेनी पड़ी। गवर्नर जनरल यानी जो आउटरम था, इससे भी ये सीनियर थे। जो ये सुझाव दिया कि गवर्नर जनरल केनिंग को इस आशय का तार भेजा। मतलब जो गवर्नर जनरल थे, यदि उनकी परमिशन मिल जाएगी तो उसी कंडीशन में ये महल बच सकता है। तो जो मैंने बताया था कि तार भेजा था, तो वो तार किसे भेजा था? गवर्नर जनरल को। अब है लॉर्ड केनिंग के सख्त आदेश।
जो हमने गवर्नर, जो जनरल गवर्नर है वो क्या है, लॉर्ड केनिंग, उसका नाम क्या था, लॉर्ड केनिंग, ठीक है ना। तो अब इसके बाद लॉर्ड केनिंग के सख्त आदेश, यहाँ पर सेनापति है होती है उस पर दया करता, और दया करके पहले वो अपने आउटरम से विनती करता है, आउटरम कहता है कि नहीं, ये गवर्नर हमें अगर आदेश देंगे तो ही हो सकता है। अब यहाँ क्या होता है, जो है सेनापति है वो एक तार लिखता है, और तार लिखकर लॉर्ड केनिंग के पास वो भेजता है। अब यहाँ पे क्या, सख्त आदेश की रिप्लाई जो आता है, उस रिप्लाई में क्या आते हैं, सख्त आदेश। देखिए, आउटरम ने कहा कि उसे महल तोड़ने और मैना को गिरफ्तार करने का कदम उठाना ही होगा। मतलब जो लॉर्ड केनिंग था उसके सख्त आदेश आ चुके थे कि महल को तोड़ना और जो मैना है उसको गिरफ्तार करना ही होगा, मतलब दोनों में से कोई भी चीज उसको नहीं छोड़नी। सेनापति खिन्न मन से चला गया, खिन्न मन मतलब उदास मन से वह वहां से चला गया। आउटरम ने सैनिकों को मैना को गिरफ्तार करने के लिए महल का कोना कोना छान मारा, किंतु कन्या का सुराग नहीं मिला। तो जो जनरल वो था, आउटरम था, उसने जो हे था वो तो वहां से चला गया कि तुम अब जाओ। जो आउटरम था वो हे से कहता कि अब तुम जाओ, यहाँ की जो बागडोर है अब मैं देखूंगा, अब मैं इसको करता हूँ, तुम जाओ। तो हे इतना बोलकर चला जाता है उदास मन से, क्योंकि वह बच्ची को नहीं बचा सका। तो जो आउटरम होता है अब अपने सैन्य को आदेश देता है कि उस बच्ची को ढूंढ लाए। तो उसे मतलब लड़की को ढूंढने के लिए उसके सैनिक कोना कोना महल का छान मारते हैं। ठीक, कोना कोना को छान मारा, किंतु कन्या का सुराग भी नहीं मिला। संध्या के समय लॉर्ड केनिंग का तार आया, शाम के समय लॉर्ड केनिंग का तार आया। उन्होंने कहा कि लंदन के मंत्रिमंडल का आदेश है कि नाना के स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया है। जब लॉर्ड केनिंग का तार आता है कि नाना से संबंधित स्मृति चिन्ह, यानी नाना से संबंधित कोई सी भी, मतलब उसके नाम मात्र की, उसकी याददाश्त वाली को जो चीज उसको याद दिलाने लायक कोई भी चीज हो, उन सबको क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, स्मृति चिन्हों को मिटा दिया जाए। यह आदेश पाकर आउटरम ने नाना साहब के राजमहल पर तोप के गोले बरसाने शुरू कर दिए। जैसे ये फरमान वहां से लंदन से आ जाता है लॉर्ड केनिंग का, वो तो पहले से ही तैयार बैठा था, इसको से आदेश और मिल जाते हैं, तो ये क्या हो गया, सोने पे सुहागा। तो आदेश मिलते ही वो क्या करता है, राजमहल पर तोप के गोले दागने शुरू कर देता है, और घंटे भर में ही उसे मिट्टी में मिला देता है। जो राजमहल होता है किसमें मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। अब है जो यहाँ पे जो घटना घट चुकी, लॉर्ड केनिंग ने जो आदेश भेजे थे, तो उसके आदेश अनुसार राजमहल गिरा दिया जाता है और लड़की को ढूंढा जाता है, पर लड़की वो जो होती है वह मिलती नहीं। अब टाइम्स में छपा पत्र, अब जो उस समय जो पत्र चढ़ता था, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर जो था, उसमें जो छपा था उसके बारे में है। उन्हीं दिनों लंदन में एक प्रसिद्ध पत्र था, टाइम्स में एक लेख छपा। उसमें कहा गया था कि कानपुर में अंग्रेजों पर जो हत्याकांड हुआ था उसका बदला लिया जाना चाहिए। मतलब उसमें ये लिखा हुआ था कि जैसे हम लोग अपने देश के बारे में लिखते, तो वहाँ लंदन के में एक समाचार पत्र था उस टाइम्स नाम का, उसमें ये छपा हुआ था कि जिस प्रकार भारत देश में हमारे अंग्रेजों का जो हत्या हुई है, उनके पर मतलब जो अत्याचार हुआ है, उसका हमें क्या लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। नाना साहब पर दया दिखलाने की बात हास्यास्पद होगी। अगर हम नाना साहब पर जरा सी भी दया दिखाते हैं तो ये क्या होगा, हमारे लिए एक मजाक होगा। सेनापति हे का प्रस्ताव कलंक की बात है, और उसमें किसके बारे में भी लिखा होता है, जो हे होता है, हे जो तार भेजते हैं लॉर्ड केनिंग को, उस तार के बारे में भी लिखा होता है कि हमारे देश का ही एक ऐसा सेनापति है जिसने नाना की पुत्री को बचाने के लिए पत्र भेजा, मतलब दया। तो ये किसके ऊपर बोला गया, हे के ऊपर। कि बड़ी शर्म की बात है कि हमारे वहां के इतने सैनिक मरे, मतलब ये अंग्रेजों के, जैसे हम भी अपने देश के सैनिकों के लिए करते हैं, तो ऐसे वहां पर विदेश में अंग्रेजों के लिए होता है कि वहां पर हमारे इतने अंग्रेज मारे गए, तो भी हमारे ही एक अंग्रेजी फौज का एक अंग्रेज सेनापति नाना की बेटी या नाना की स्मृति के लिए, मतलब नाना की जो प्रॉपर्टी है उससे बचाने के लिए यहाँ क्या भेजता है, एक पत्र भेजा है। तो ये क्या है, मजाक है, कलंक की बात है। लगता है बुढ़ापे में
उस महाराष्ट्रीय कन्या के सौंदर्य पे मोहित हुए। तो यहाँ तक पे उनके यही तक ब्लेम कर दिया जाता है कि जो हैं वो बूढ़े हो गए हैं और लगता है ऐसा है कि वो उस बालिका के सौंदर्य पे मोहित हो गए हैं। ठीक, वास्तव में नाना साहब का कोई संबंधी जहां भी मिले उसे मार डालना चाहिए। कहा गया था कि जबकि सच्चाई तो ये होनी चाहिए कि हमें नाना साहब से संबंधित जो भी मिले, व्यक्ति मिले या उससे संबंधित कोई भी चीज मिले, उसे सिर्फ नष्ट कर देना चाहिए, उसे मार डालना चाहिए। उनकी कन्या को भी हे के सामने फांसी पर लटका, और जो हे उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, अब तो उस लड़की को हे के सामने ही कहाँ लटका देना चाहिए, फांसी पर। जो हे उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, उस हे के सामने ही उस लड़की को फांसी पर लटका देना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा ये चैप्टर हो गया। अब हमारे रह गए 2 पॉइंट। तो यहाँ तो हमने देख लिया कि बिठूर के जो राजा थे उनका क्या नाम था, दूदू पंत था। वो कहाँ रहते थे, कानपुर के पास बिठूर में रहते थे। उनकी बेटी थी जिसका नाम मेना था। जब राजा नाना साहब को हार लगने लगी तो वो अपने राज्य छोड़ के भागे और जल्दबाजी में अपनी बेटी उसी महल में वो छूट गई। उनकी सेनापति है की दया, जब वो लड़की महल में रह जाती है और सेनापति के जब आदेश देती है कि महल को गिराया जा रहा है, तो वह उससे प्रार्थना करती है कि वह महल को ना गिराए। और जो सेनापति है होता है उसे उस पर दया आती है और बचाने का प्रयास करता है। पर लॉर्ड कैनिंग के सख्त आदेश अनुसार उस महल को गिरा दिया जाता है और उस लड़की को भी गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए जाते हैं। अब टाइम्स में छपा, मतलब ये जो भी घटना हुई थी, सेनापति द्वारा उसे बचाने का प्रयत्न करना, लॉर्ड के जो सख्त आदेश थे, जो भी हलचल उस समय चल रही थी, वो सब किस में छपा था, वहां का उस समय जो पत्र था, समाचार पत्र बोला जाए, न्यूज़पेपर बोला जाए, टाइम्स में। अब हमारा है 6 पॉइंट है मैना का रुदन। रुदन मीन्स होता है रोना। तो अब है मैना रोती है। देखिए, सितंबर मास आधी रात के समय मैना नाना साहब के राजमहल के खंडरों पर बैठी रो रही थी। जब वो महल गिरा दिया जाता है, शाम के समय महल को गिरा दिया जाता है तोपों द्वारा, तो जब रात सी हो चुकी थी, तो जो मैना होती है वहां पे खंडर यानी वो मिट्टी के ढेर के पास बैठी रो रही होती है। ठीक है, रो रही होती है। आउटम की सेना भी पास में ही ठहरी थी, मतलब वहीं पर उनके तंबू वगैरह टेंट वहां पर लगे हुए थे। कुछ सैनिक उसका रुदन सुनकर वहां पहुंचे। जब उसके बच्ची की रोने की आवाज, जब लड़की की रोने की आवाज सुनी, तो वहां पर क्या हुआ, कुछ सैनिक वहां पर देखने गए कि ये कौन रो रहा है। परंतु पत्थर हृदय आउटम ने ठहरी। कुछ सैनिक वहां रुदन देखने, मैना बस रोई चली जा रही थी, कोई उत्तर नहीं दे रही। जो सैनिक थे वहां उससे कुछ प्रश्न कर रहे थे, पर जो मैना थी क्या थी, सिर्फ रो रही थी, कुछ उत्तर नहीं दे रही थी। तभी जनरल आउटम वहां आया। वह मैना को पहचान गया, क्योंकि मालूम तो था कि एक लड़की यहाँ पर है, पर वो लड़की उस समय खोजने पर नहीं मिली। और बाद में जब वो रो रही थी तो उसने पहचान लिया कि ये कौन है, ये वही नाना साहब की लड़की है। उसने मैना को गिरफ्तार कर लिया। मैना ने प्रार्थना की कि उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए या कुछ समय दिया जाए। जो आउटम था उसने उसे गिरफ्तार करने के आदेश दिए, पर मैना उससे कुछ प्रार्थना कर रही थी कि उसे थोड़ा सा समय दिया जाए, उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए। वह अभी जी भरकर रोना चाहती है, परंतु पत्थर हृदय आउटम ने उसे यह अनुमति नहीं दी, मतलब उसे रोने तक का समय नहीं दिया। वो रोना चाहती थी, पर जो आउटम था इतना क्रूर था, इतना पत्थर हृदय था कि उसने उसे रोने तक का समय नहीं दिया, उसे यह अनुमति ना दी। उसे हथकड़ी पहनाकर कानपुर के किले में कैद कर दिया गया। मैना को, रोती हुई मैना को हथकड़ी पहना के किले में बंद कर दिया। अब है मैना की क्रूर हत्या। मैना की लास्ट पॉइंट है मैना की क्रूर हत्या। महाराष्ट्र के एक पत्र बाकर में यह समाचार छपा। अभी जो टाइम्स था वो कहाँ का था, लंदन का था। अब ये कहाँ पर है, बाकर का, महाराष्ट्र है। जो पत्र का नाम क्या है, बाकर में छपा। कल कानपुर के किले में नाना साहब की इकलौती कन्या मैना को धधकती आग में जलाकर भस्म कर दिया गया। मतलब समाचार पत्र में क्या छपा कि कल नाना साहब की इकलौती पुत्री को मैना को धधकती आग में जलाकर भस्म कर दिया गया।
भीषण आग में जलती अनुपम कन्या को देखकर सब लोग ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो यहाँ क्या है इस चैप्टर में, इसमें यही चैप्टर में बताया गया है कि अंग्रेजों ने हमारे देश में कितनी क्रूरता फैलाई। जब अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने कितने अत्याचार किया, और इस देश को आजाद कराने में हर व्यक्ति का अपनी तरफ से उस समय का सहयोग था। इस कन्या के बारे में जो बताया गया है, इस आंदोलन में किसी भी तरीके का कोई दोष नहीं था, कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे क्या अंत में करना पड़ा, अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी, क्यों बलिदान देना पड़ा? क्योंकि उसके पिता जो थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध थे, इसलिए। तो अंग्रेजों की इसमें क्रूरता, उनके पत्थर हृदय होने का यहाँ पर प्रमाण मिलता है कि वो एक छोटे से बच्चे तक को नहीं छोड़ते। तो आज का चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो रहा है। इस चैप्टर में आपको किसी भी तरह की कोई में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर 5 हमारा क्लियर हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर हम फिर बाद में आपको भेजेंगे। ओके स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।